सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अखिलेश जी द्वारा रचित कहानी यक्षगान। सरोज जिस दिन पैदा हुई थी, विष्णुदत्त पांडे ने 4 बीघे खेत का मुकदमा जीता था। उसी के हफ्ते भर बाद उनकी पुरानी गठिया की बीमारी में भी फायदा होना शुरू हुआ था और जब साल भर के भीतर ही गाय ने बछड़ा जना, तब उनको लगा था कि सरोज बेटी भाग्योदय बनकर आई है। सरोज 8 महीने में चलने लगी थी। 1 वर्ष 2 महीने की हुई तो बोलना चालू हो गया था। उसने एक दिन अपने आप भगवान जी वाला चंदन माथे पर लगा लिया था। विष्णुदत्त पूजा करने लगते तो वह उनकी गोद में आकर बैठ जाती और अपने भी हाथ जोड़ लेती। उन्हें लगा था कि हो न हो यह कोई विलक्षण कन्या है। संभवतः इसीलिए वह अपने इकलौते पुत्र राधेश्याम से भी ज्यादा उसकी परवाह करते थे। वह थी भी कितनी प्यारी और चंचल। थोड़ी बड़ी हुई तो कैसी कैसी मोहिनी शरारतें करने लगी थी। राधेश्याम के कपड़े पहनकर कभी कभी लड़का बन जाती। उसे गोया लड़का बनने का शौक था। माँ के कजरौटे से काजल निकाल कर दाढ़ी मूछ बना लेती थी। एक बार विष्णुदत्त सो रहे थे तो सरोज आकर उनके कान से सटाकर शंख बजाने लगी थी। शंख बजाते समय उसका चेहरा लाल हो गया था और दोनों गाल ऐसे फूले हुए थे जैसे दोनों ओर एक एक लड्डू भरे हों। विष्णुदत्त अचानक रोने लगे। सरोज की अम्मा, हमने सरोज का क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारी नाक कटाई? सरोज की अम्मा कुछ कहने के बजाय विष्णुदत्त से भी अधिक तेज रुदन करने लगी। चंपा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी रोते हुए सास ससुर को देखती तो कभी पति राधेश्याम को, जो अपने हाथ की टॉर्च को जल्दी जल्दी जला बुझा रहा था। उससे कुछ पूछने की हिम्मत चंपा की नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसने पूछा, क्या हुआ? भाग गई कुतिया? रंडी अपने आशिक छैल बिहारी के साथ भाग गई? विष्णुदत्त और जानकी के विलाप में आर्तनाद अथवा चीख अथवा हिचकी जैसी कोई चीज शामिल हो गई थी। छैल बिहारी चैबे गांव में इंटरमीडिएट फेल लड़का था। उसकी विशेषता थी कि गांव में उसके जैसे गोरे रंग वाला कोई न था। दूसरी बात, वह सबसे ज्यादा बीड़ी पीने वाला था। अत्यधिक बीड़ी पीने से उसके दांत काले पड़ने लगे थे और होंठ बैंगनी। सरोज को उससे घोर घृणा थी। यदि वह किसी का हार्दिक रूप से अनिष्ट चाहती थी तो वह छैल बिहारी ही था। अक्सर वह उसे रास्ते में खड़ा मिलता था। करीब आता देखकर वह नाक से धुआं उड़ाते हुए धीमे कदमों से सरोज की तरफ बढ़ता। निकट आकर कहता, तुम मुझको बहुत बढ़िया लगती हो। छैल बिहारी की तकदीर तब पलटी जब गांव की नाटक मंडली में नायक का पाठ करने वाला युवक लोहे के कबाड़ का कारोबार करने कलकत्ता चला गया। रामलीला सिर पर थी। बड़ी तेजी से नायक के लिए यथोचित की तलाश हुई। अंततः अपने रंग रूप और निखट्टूपन के गुणों के कारण छैल बिहारी सर्वथा उपयुक्त पाया गया। रामलीला का पहला दिन था। दर्शकों का विशाल समूह इकट्ठा हुआ था। सरोज भी अपनी भाभी के साथ आई हुई थी। कौशल्या ने राम को जन्म दिया तो बालक राम के अवतार होने की पुष्टि के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। बड़े जोर के स्वर में शंख, घंटे, घड़ियाल बजने लगे थे। दिव्य भगवान विष्णु कौशल्या माता को दर्शन दे रहे थे। विष्णु भगवान की आरती उतारी जा रही थी। पीछे से किसी ने अपने दोनों हाथ आगे करके उनके 4 हाथ कर दिए थे। दर्शकों ने भक्ति से विह्वल होकर हाथ जोड़ दिए। गाना गूंज रहा था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। सरोज की आंखें फटी रह गईं। अरे अरे, यह तो छैल बिहारी है। छैल बिहारी के सिर पर बड़ा सा सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा था। अद्भुत रूप था उसका। उसके वस्त्रों में सलमे सितारे और शीशे जड़े हुए जगमगा रहे थे। दप दप कर रहा था उसका मुखमंडल। गालों पर गेरू और पाउडर मला हुआ था तथा नेत्रों के इर्द गिर्द मुर्दा शंख की बिंदियां उसकी सुंदरता को वर्णनातीत बना रही थीं। उसके 2 हाथों में चक्र और गदा सरीखे हथियार थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा हुआ था और आंखों के किनारे से निकली मेखलाएं
कानों तक खींची हुई थी। वह मुस्कुराई। यह छैल बिहारी है जो मेरे पीछे पगलाया रहता है? वह हंस पड़ी। अगले दिन जब छैल बिहारी ने बीड़ी फूंकते हुए रास्ते में उससे छेड़छाड़ की तो उसे पहले की तरह नफरत नहीं महसूस हुई। वैसे छैल बिहारी को तो यह भी लगा कि वह जरा सा हंसी भी है। यह उसका वहम भी हो सकता था, मगर इतना तो हुआ ही कि इसके बाद से छैल बिहारी के अभिनय का उस पर अन्य दर्शकों की तुलना में कुछ ज्यादा ही असर होने लगा था। राम के वन गमन के अवसर पर वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। हालांकि लक्ष्मण भी नंगे बदन वन को जा रहे थे, पर सरोज के दुख की वजह यह थी कि जाड़े की रात में नंगे बदन छैल बिहारी को कितना जाड़ा लग रहा होगा। इसी तरह लक्ष्मण को मूर्छा लगने पर विलाप करता छैल बिहारी तेज तेज अपने बाल नोचने लगा तो सरोज ने चिहुक कर बगल में बैठी सहेली की कलाई पकड़ ली थी, जैसे वह अपने ही बाल नोच रहे छैल बिहारी का हाथ वैसा करने से रोक रही हो। लेकिन जब छैल बिहारी ने सीता स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ा था और शेष राजाओं की सूरतें खिसियाई हुई हो गई थी, तब सरोज को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। हाँ, छैल बिहारी के गले में जयमाला डालने के लिए ठिठक ठिठक कर आती हुई सीता जी पर उसे एक पल के लिए गुस्सा आया था, किंतु अगले ही क्षण वह यह देखकर प्रफुल्लित हो गई थी कि सीता का पाठ गांव का लड़का विनोद कुमार श्रीवास्तव कर रहा था, जिसे कि 19 साल का हो जाने के बावजूद अभी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। इसी प्रकार जब सीता हरण के दिन छैल बिहारी ने अचानक अपना सिर रंगमंच बने तख्त पर जोर से पटका तो आवाज सरोज के वक्ष में हुई। वह व्याकुल हो गई। कितनी चोट लग जाती होगी छैल बिहारी को। इसके बाद 2 बार छैल बिहारी सीता के वियोग में तख्ते पर खड़े खड़े गिरा और कई बार माथा पटका तो रुलाई से सरोज की हिचकियां बंध गई थी। उस रात घर लौट आने पर वह सोई नहीं थी। सुबह जब वह दिशा मैदान से लौट रही थी तो देखा छैल बिहारी तहमद लपेटे दातून कर रहा है। उसे देखते ही उसने मुंह का थूक उगला और दातून तहमत में खोंस ली। उसने कहा, इंतजार में खड़ा हूं, अब हुस्न का दीदार होने जा रहा है। सदियों से तड़पने के बाद अब प्यार होने जा रहा है। इसके बाद उसने कुछ अन्य शेर सुनाए जो क्रमशः इस प्रकार हैं। बाल तुम्हारे नागिन जैसे, गाल गुलाबी, नयन शराबी, मतवाला हो उठता हूँ जब कमर तेरी बल खाती। हसीनाएं पहले गुस्सा करती हैं, हसीनाएं पहले गुस्सा करती हैं, फिर नखरे, फिर मान जाती हैं। शुरू में आशिक से बेरुखी करती हैं और फिर पहचान जाती हैं। इश्क में अगर और मगर कैसा, प्यार कर लिया है तो डर कैसा। वो मेरे दिल की धड़कन, तेरा चेहरा है नूरानी, देर भले ही लग जाए पर तुम ही बनोगी मेरे प्यार की रानी। उपर्युक्त पंक्तियों को सुनकर सरोज मुस्कुराती जा रही थी कि एकाएक रुकी और पलट कर बोली, ए छैल बिहारी, तख्ते पर इतनी जोर जोर से ना गिरा करो रामलीला में, और कभी यदि गिरना बहुत जरूरी हुआ तो गिर जाओ, मगर तख्ते पर अपना सिर तो कतई ना पटका करो। क्यों ना गिरे हम तख्ते पर, क्यों ना सिर पटके हम तख्ता पर? छैल बिहारी ने पूछा। सरोज ने मुंह चिढ़ाकर कहा, क्यों? क्यों क्या? हमको अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए। वह हंसती हुई तेज तेज चलती हुई ओझल हो गई। छैल बिहारी ने उसे गया हुआ देखकर आह भरी और गुनगुनाया, जानम जो तुम इस तरह यूं हंसकर जा रही हो, देख दुनिया कहेगी कि दीवाने से फंसकर आ रही हो। इस तरह सरोज और छैल बिहारी का प्रेम प्रारंभ हुआ था, जो थोड़े ही दिनों के बाद बहुचर्चित होने लगा था। सरोज ने चलते चलते छैल बिहारी की शायरी सुन ली थी और डर गई थी। क्या वाकई मुझको देखकर लोग जान जाएंगे कि मैं प्रेम करने लगी हूँ? क्या वाकई ऐसा होता है कि इश्क में डूबे पहचान लिए जाते हैं? घर पहुंची तो उसे रुलाई आने लगी। उसने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया, फिर न जाने क्या हुआ कि माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले हैरत में पड़ गए कि क्या हुआ सरोज को। तुरंत माँ, पिता, भाई, भाभी की धड़कनें बढ़ गईं कि सरोज के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। सिर के बालों से लेकर पैर की एड़ियों तक सरोज का मुआयना किया गया। जब हर प्रकार से दरियाफ्त करके जान लिया गया कि वैसा कुछ घटित नहीं हुआ है, तब उन लोगों ने तसल्ली का अनुभव करते हुए लंबी सांस छोड़ी। मगर उन्हें इस बात की हैरत तो थी ही कि सरोज इस तरह जार जार रो क्यों रही है। बहरहाल सरोज ने जिस दुपट्टे को थोड़ी देर पहले मुंह में ठूंसा था, उसी से आंसू पहुंचे और सुबकना भी बंद कर दिया। पानी पीने के बाद वह मन में ठान रही थी कि जिंदगी में कभी भी छैल बिहारी की तरफ आंख उठाकर देखेगी तक नहीं। लेकिन उसका यह दृढ़ निश्चय उस समय अधमरा हो गया था जब रात में बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी। उसके मन में बार बार छैल बिहारी की मोहिनी मूरत आती और वह फिदा हो जाती।
वह मौन ही मौन में फुसफुसाई, छैल बिहारी, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आईं। यह दुख नहीं, प्रेम की उत्कटता का द्रव था। वह फिर फुसफुसाई, छैल बिहारी, तुमने हम पर क्या किया है? जाने क्यों मेरा मन चाहता है छैल बिहारी कि मैं तुम्हारे सीने पर चेहरा टिकाकर खूब रोऊं, खूब रोऊं। मुझको अपनी बाहों में भर लो छैल। मगर जब 2 दिनों बाद छैल बिहारी ने अंधेरे में उसकी कलाई पकड़कर खींचा था तो वह कांप कर दूर हट गई थी। देखो छैल बिहारी, हमारा प्यार 2 आत्माओं का मिलन है, न कि 2 शरीरों का। छैल बिहारी को शारीरिक मिलन विरोधी विचारों से घनघोर चिढ़ती, क्योंकि अन्य लड़कियों की तुलना में सरोज उसकी दृष्टि में महज इसीलिए श्रेष्ठ थी कि सरोज के वक्ष और नितंब उनसे भारी थे और शेष शरीर उनसे बहुत हल्का। अन्य लड़कियां आभूषण पहनने से अधिक सुंदर हो जाती थीं, जबकि सरोज द्वारा आभूषण धारण किए जाने पर स्वयं आभूषणों की सुंदरता में वृद्धि होती थी। कान का बाला दूसरी लड़कियों के कानों में लटकता रहता था, किंतु जब सरोज पहनती थी तो दोनों कानों के बाले जगमग जगमग करने लगते थे। हवा चलने पर या सरोज का चेहरा जब चंचल होता तो वे बाले हिलते थे और उन हिलते हुए 2 बालों को देखकर छैल बिहारी को ऐसा अनुभव होता था कि पेड़ पौधे, घर, आसमान सब गति कर रहे हैं। वे दोनों जैसे कामदेव के प्रक्षेपास्त्र हों कि देखने वाला छैल बिहारी कामातुर हो जाता था। हालांकि वह लोगों के बीच प्रतिक्रिया बिल्कुल उलट तरीके से देता था। बतलाता था कि सरोज में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। उस जैसी बीसियों को वह खेल खा चुका है, पर क्या करे, सरोज ससुरी खुद ही उसके पीछे लग गई है। गांव के लुच्चे लफंगे और अनेक संभ्रांत भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते। उसने कहा, एक दिन मुझसे सरोज बोली कि हे छैल बिहारी, हमारा चुम्मा ले लो ना। अब मैं क्या करता, लिया चुम्मा। कुछ एक लोगों ने छैल बिहारी सरोज को अकेले में मिलते जुलते हंसते बोलते हुए देख भी लिया था, और यह भी देखा था कि सायंकाल के धुंधलके में या भोर के कोहरे में छैल बिहारी इंतजार में खड़ा खड़ा बीड़ी फूंक रहा है और सरोज सहमी चौकन्नी सी दबे पांवों उससे मिलने चली आ रही है। कुछ लोगों ने यहाँ तक सुन लिया था कि वह कह रही है, छैल बिहारी, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुनना चाहती हूँ, तुम्हें कढ़ाई करके रुमाल देना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, घर वालों के सामने कैसे करूँ। अतः जब छैल बिहारी ने इस बात को कहा कि सरोज खुद उसके पीछे लग गई है, उसने उससे चूमने के लिए कहा, तो श्रोताओं को सत्य अनुभव हुआ। गांव में छैल बिहारी के 2 खास दोस्त थे, भोला और परमू। तीनों की गहरी मित्रता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक समय में तीनों साथ साथ पेशाब करते थे और अपनी अपनी पेशाब की धारों को आपस में लड़ाते थे। परमू और भोला के अलग जीवन स्थितियों में चले जाने के बावजूद उनकी दोस्ती में फर्क नहीं आया था। परमू प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष गोरखनाथ का कृपा पात्र था। बम फेंकने और चाकू चलाने में उसे दक्षता थी। कई बार इस विधा का निपुण प्रदर्शन करने के कारण गोरखनाथ की मंडली में जल्दी ही उसे प्रमुखता पात्र हो गई थी। उसी ने अध्यक्ष जी से फरियाद करके अपने मित्र भोला को बिजली विभाग का सफल ठेकेदार बनवा दिया था। बाद में भोला और परमू ने संयुक्त रूप से एक जीप खरीदी, जो अध्यक्ष जी के सौजन्य से वन विभाग में किराए पर चल रही थी। इस प्रकार दोनों ने ही जीवन में सफलता प्राप्त कर ली थी और उनके आगे भी सफल होते जाने की संभावनाएं थीं। वे दोनों अक्सर गांव आते और छैल बिहारी को साथ लेकर मटर गश्ती करते। परमू भोला छैल बिहारी को बढ़ चढ़कर शहर के किस्से सुनाते थे। वे अध्यक्ष जी की ताकत और उनके दरबार में अपने विशेष स्थान का रोमांचक बखान करते थे। उनके द्वारा जब शहर के वैभव, ऐश्वर्य और सुख की चर्चा की जाती तो छैल बिहारी चकित तथा उदास हो जाता। कहता था, तुम लोग वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और तुम्हारा यह दोस्त यहाँ गांव में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। परमू और भोला सांत्वना देते, अध्यक्ष जी से बात हो चुकी है, जल्दी ही तुमको किसी ऑफिस में फिट करा देंगे। छैल बिहारी नाराज हो जाता, फिट नहीं, घंटा करा देंगे। करा तो रहे 1 साल से फिट। सही बात यह है कि तुम खुद गांव छोड़ना नहीं चाहते। सरोज जैसी जिससे फंसी हो वह नौकरी की फिक्र क्यों करने लगे, परमू बोला था। भोला ने प्रश्न किया, अच्छा छैल बिहारी, यह बताओ कि सरोज के साथ तुमने क्या क्या किया अब तक। छैल बिहारी थोड़ा उत्साहित हो गया, बीड़ी जलाकर कश खींचा और मुस्कुराया, क्या करूं, वह प्यासी है तो मुझे ध्यान देना ही पड़ता है। भोला और परमू ने जुगलबंदी की, कुछ हमारा भी ख्याल रखो छैल बिहारी। छैल बिहारी बोला, हो जाएगा काम, मगर तब जब मेरी नौकरी लगवा दोगे। जिस दिन पहली तनख्वाह पाऊंगा
उस रात सरोज तुम लोगों की ना हो तो मेरा नाम छैल बिहारी नहीं, नौकरी तो समझो पक्की। रही बात पहली तनख्वाह की तो ये लो अभी देता हूँ। भोला ने रुपए छैल बिहारी के सामने रख दिए। लो रख लो। छैल बिहारी ने रुपए ले लिए, लेकिन जब वह बाहर खुले आसमान खुली हवा में आया और कुछ दूर चला तो हैरत में पड़ गया। यह मैंने क्या किया? कैसे मुमकिन है यह? वह साली तो सीता सावित्री की अवतार बनी फिरती है। दुनिया को मारो गोली, मैं तो उसके गाल तक नहीं छू पाया हूँ। वह अपने भाग्य की विडंबना पर हंसा। गाल छूने की पड़ी है मुझे, कलाई तक तो पकड़ने नहीं दिया उसने कभी। छटपटाकर छुड़ा लेती है। वह निराश सा लौट आया। दोस्तों, मुझको माफ़ कर दो। उसने रुपए निकाल कर ज़मीन पर रख दिए। हाथ जोड़ा। अपने पैसे रख लो। दरअसल वे बातें मैं झोंक में बोल गया था। बहाना मत बनाओ छैल बिहारी। मैं कहता हूँ इसी बात पर दोस्ती टूट जाएगी, परमू ने धमकी दी। छैल बिहारी गिड़गिड़ाया। माँ कसम सही कह रहा हूँ। मैंने सरोज के बारे में जो कुछ कहा था वह झूठ था। हकीकत यह है कि हरामजादी कहती है कि प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बदचलन लड़की यह भी कहती है कि विवाह से पहले वासना पाप है। कुंवारी कन्या के दुम हत्ते नहीं चढ़ती। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी तरकीब भिड़ाओ कि हम तीनों ही कामयाब हो सकें। तीनों मित्रों ने सम्मिलित रूप से एक व्यूह रचना की जिसके कई चरण थे, जो क्रमशः इस प्रकार थे। छैल बिहारी द्वारा सरोज से विवाह का प्रस्ताव और इसके लिए उसे राजी करना। गांव में विवाह संभव नहीं, इसलिए गांव से भागना। शहर पहुंचकर मंदिर में छैल बिहारी सरोज की शादी रुकने के लिए अध्यक्ष जी की कोठी में व्यवस्था, और कोठी पर ही रात में सरोज को इस बात के लिए धन दौलत खौफ के जरिए सहमत करना कि वह तीनों को अपना शरीर सुपुर्द करे। सहमत ना हुई तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार। इस व्यूह रचना पर छैल बिहारी ने कुछ आपत्तियां की। उसने कहा कि उसका सरोज से शादी करना ठीक नहीं रहेगा। कहीं माँ बाप तय करेंगे तो टीवी, स्कूटर, भैंस और थोड़ा नगद मिलेगा। इस रंडी से शादी करके क्या पाऊंगा? दूसरी बात, अपनी बीवी को पराए मर्दों के हाथ कैसे सौंपा जा सकता है? इसी को इस तरह भी कहा जा सकता है कि दो पराए मर्दों द्वारा गंदी की गई औरत को वह कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? तुम पक्के घोंगा बसंत हो छैल बिहारी, भोला बोला। मंदिर की शादी के गवाह कौन होंगे? हम लोग ना। हम लोग क्यों कहने जाएंगे कि तुम्हारी शादी हुई है? उस ससुरी को भी इज्जत प्यारी होगी तो किसी से कुछ बताएगी नहीं। मान लो वह कहीं ना जाए, कहे कि इस सब के बाद भी पत्नी बनकर मेरे साथ रहने के लिए तैयार है, तब हम उसको नदी में डुबोकर मार डालेंगे या मारकर रेल की पटरी पर फेंक देंगे, परमू ने जवाब दिया। अब जाकर छैल बिहारी संतुष्ट हुआ और उसका भरोसा बना कि उसके दोनों मित्र पर्याप्त सामर्थ्यवान और समझदार हैं। वह भावुक हो गया। करुण स्वर में बोला, भैया तुम लोगों के हाथों में अपनी नैया की पतवार सौंप रहा हूँ। सरोज ने हाँ कह दी। वह गांव से भाग चलने के लिए तैयार भी हो गई। वह जानती थी कि गांव में रहते किसी भी प्रकार छैल बिहारी से उसकी शादी नहीं हो सकती, और वह छैल बिहारी के बिना हकीकत या सपना कुछ भी नहीं बनती थी। वह नींद, सपनों और विचारों में हमेशा छैल बिहारी को साथ रखती थी, लेकिन उसमें प्राचीन समय से स्त्री के भीतर मौजूद रहने वाला अज्ञात भय भी स्वाभाविक रूप से था। इसीलिए छैल बिहारी के प्रस्ताव की उस पर पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि वह थरथराने लगी और उसके चेहरे की चपलता को जैसे ग्रहण लग गया। देर तक उसकी आंखें जमीन पर टहलती रहीं और भर आईं। उसने आंसुओं से डूबी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर छैल बिहारी को देखा। वह रो पड़ी। छैल बिहारी, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ। उसका सिर छैल बिहारी की छाती पर टिक गया। सरोज का इस प्रकार का स्पर्श छैल बिहारी को पहली बार हासिल हुआ था। वह पुलकित हो गया। सरोज रोती हुई बोली, छैल बिहारी, मैं अपने माँ बाप, भाई भाभी और उनके पेट में पल रहे भतीजे को ये घर, ये गांव, ये खेत, ये खलिहान, ये भूतहा खंडर जिसमें हम खड़े हैं, सब छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरा साथ निभाना। मुझे धोखा मत देना छैल बिहारी, नहीं तो तुम्हारी कसम जिंदा नहीं पाओगे अपनी सरोज को। छैल बिहारी ने इस अवसर पर एक कवित्त सुनाया। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, चाक चाक हो जाऊंगा, मेरे प्रियतम अंतिम दम तक तेरा साथ निभाऊंगा। उक्त कवित्त पूरा होने पर सरोज ने उसके सीने पर रखे अपने चेहरे को हल्का सा दबाया और फिर उठाकर उसे देखा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वह घर आई तो उसे घर पराया सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे घर थोड़ा बड़ा हो गया हो।
चूल्हे का मुंह घूम गया हो, अलंगनी अधिक नीचे हो गई हो। उसे घर हल्का सा हिलता हुआ सा भी अनुभव हो रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि इस समय वह घर में क्या करे। वह जाकर बिस्तर पर आराम से लेट गई, मगर जल्दी ही बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गई। ऐसे भी नहीं रहा गया तो उठ खड़ी हुई। तभी न जाने क्या हुआ कि तकिए में चेहरा धंसाकर रोने लगी। जल्दी ही रोना बंद करके मुस्कुराने लगी। भाभी के पास आकर मजाक किया, भाभी तैयारी करती जाओ, भतीजा होने पर कंगन लूंगी। भाभी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, आपके भैया और बाबूजी कोशिश में लगे हैं, जल्दी ही आप भी ससुराल जाएंगी, तब कुछ दिनों बाद आपको भी वहाँ कंगन बनवाकर नंदों को देने पड़ेंगे। सरोज सोच में डूब गई। छैल बिहारी की तो कोई बहन है ही नहीं, वह किसे कंगन देगी। वह उदास हो गई। तभी न जाने उसके भीतर क्या रासायनिक प्रक्रिया हुई कि वह उत्साहित होकर उठी और बाबू भाई के सारे गंदे कपड़े लेकर धोने लगी। बाद में इस काम से फुर्सत मिलने पर उसने घोषणा की, आज घर का पूरा खाना मैं बनाऊंगी। उसने रोज से ज़्यादा घी तेल मसालों का प्रयोग करके भोजन को सुस्वादु बनाया। भैया से 2 रोटी अधिक खाने के लिए इसरार करने लगी। बीच में पड़ोस में जाकर वह बच्चों को चिढ़ा भी आई। कुल मिलाकर बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन बीच बीच में सोचती, मैं क्यों इतना खुश हूँ? क्या यह छैल बिहारी के साथ जिंदगी की शुरुआत करने की उमंग है, या यह घर त्यागने के पहले घर वालों पर प्यार उमड़ पड़ा है, या कहीं वह इतना खुश दिखकर घर वालों को चकमा तो नहीं दे रही है? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया, ना ही वह किसी नतीजे पर पहुंच पाई। उसे तीनों ही बातें थोड़ी थोड़ी सही लग रही थी, मगर वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कैसे तीनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं। उसकी दशा अजीब हो गई थी। खुश होकर चहकती रहती कि अचानक किसी सुरक्षित एकांत में जाकर रोने लगती, पर कुछ ही वक्त बाद आंखें पोंछकर हंसती हुई बाहर आती। वह कभी अतिरेक में आकर माँ के गले लगकर झूल जाती, तो कभी भाभी के पेट पर कान सटाकर चुहल करती, भाभी भाभी सुनो सुनो, बच्चा बुआ बुआ कह रहा है। घर के लोगों को उसका यह बदला हुआ रंग ढंग अनोखा तो लग रहा था, किंतु इतना अस्वाभाविक नहीं कि वे उस पर संदेह करने लगते या उस पर निगाह रखने की आवश्यकता महसूस करते। बस केवल माँ जानकी देवी थीं जो बीच बीच में उसको गौर से देखने लगती थी। बेटी जब भी उनसे अधिक प्रेम जताती तो वह चिंतित हो उठती थी। उन्हें लगने लगता था कि बेटी के मन में कुछ और है, वह कपट कर रही है। रात को सरोज अपने बिस्तर से उठकर माँ के पास चली आई और बच्चों की तरह सट कर लेट गई। माँ, अब से मैं तुम्हारे साथ सोया करूँगी। माँ आहिस्ता आहिस्ता सरोज के बाल सहलाती रही, फिर बुदबुदाई, बिटिया इधर उधर का कदम मत उठा लेना। माँ का वाक्य सुनकर सरोज कांप गई, शव की तरह निस्पंद हो उठी, मगर मामूली से अंतराल के बाद खिल गई। उस दिन अंधेरा भी हो गया था, लेकिन सरोज स्कूल से नहीं लौटी तो सबसे पहले जानकी देवी ने ही अपनी चिंता प्रकट की थी। सरोज नहीं आई अभी तक, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है राधे श्याम के बाबू। सभी के चेहरे पर भय, चिंता और अपशगुन के पंजे मंडराने लगे थे। ऐसा लगा कि विष्णु दत्त जैसे अभी अभी और बूढ़े हो गए हों। वह कराहते हुए से बोले, बेटा राधे श्याम, चलो हम ढूंढते हैं। दोनों जब लौटकर वापस घर आए तो घर में बहू और सास थीं। अंधेरा था, तंता था, बहू के गर्भ में शिशु था और भय, चिंता, अपशगुन के मंडराते पंजे थे। घर में घुसते ही विष्णुदत्त अचानक रोने लगे थे। गांव में विष्णुदत्त को सलाह मिली कि फौरन थाने चलकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी चाहिए, लेकिन दूसरे प्रकार के लोगों का मत था कि ऐसा नितांत अनुचित होगा। कन्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई, बात थाना कचहरी तक गई तो इज्जत विष्णुदत्त की डूबेगी, इस गांव की डूबेगी। सबसे बड़ी बात, बरामदगी के बाद सरोज का जीवन नरक हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है, पहले पक्ष के लोगों ने कहा, कि सरोज के आसानी से मिल सकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जहां जहां मुमकिन था ढूंढा गया, अब वह आसमान से तो टपक नहीं पड़ेगी। नहीं मिल रही है तो यही अच्छा होगा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए। सबसे भिन्न तीसरी धारा राधेश्याम की थी। उसका कथन था, सरोज 2 घंटे में मिल सकती है। इसके लिए उसने उपाय बताया कि छैल बिहारी की माँ को तथा परमू और भोला की बहनों को निर्वस्त्र करके गांव में घसीटा जाए, लेकिन किसी ने भी उसके विचारों को गंभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया। अंततः यही निश्चय किया गया कि 2-3 दिन इंतजार कर लिया जाए, फिर भी सरोज न मिले तो रिपोर्ट लिखवाने में हर्ज नहीं।
हालांकि विष्णुदत्त यह समझ रहे थे कि रिपोर्ट के लिए जोर देने वालों में कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि थाना कचहरी के चलते उनकी और उनकी बेटी की फजीहत हो। इसी तरह कुछ लोगों द्वारा रिपोर्ट न लिखाने के लिए दबाव डालने की वजह यह थी कि वह चाहते थे कि सरोज हमेशा गायब रहे और उनको राय मशविरा देने का अवसर प्राप्त होता रहे। 3 दिन बीत गए थे। रिपोर्ट दर्ज कराने के अतिरिक्त दूसरा कुछ सूझ ही नहीं रहा था विष्णुदत्त को। अगले दिन शाम को वह और राधेश्याम 3-4 ग्रामवासियों को साथ लेकर थाना पहुंच गए। इन ग्रामवासियों का कहना था कि रिपोर्ट में अभियुक्तों द्वारा सरोज को ले जाने की बात के साथ यह भी दर्ज कराया जाए कि वे उनके घर से 4,000 नगद और करीब 25,000 के जेवरात भी ले भागे हैं। इस पर विष्णुदत्त ने दबी जुबान से प्रतिवाद किया, पर यह हकीकत नहीं है। राधेश्याम भड़क गया। बड़े हकीकत के बाप बनने चले हैं आप। हकीकत तो यह है कि वैरंडी खुद भागी है, तो क्या ऐसे ही रिपोर्ट में कहा जाए? थाने का दरोगा कहीं तफ्तीश पर गया था और हेड मुहर्रिर जूस पीने, लेकिन संयोग ही था कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही हेड मुहर्रिर मुंह पहुंचता हुआ ड्यूटी पर बैठ गया। क्या हुआ, लौंडिया भाग गई ना? वे इस भाव से कि उसको कैसे मालूम पड़ा हेड मुहर्रिर को देखने लगी। तभी वह कड़क उठा। लानत है तुम लोगों पर कि रिपोर्ट लिखाने आए हो। अरे मेरी बहन बेटी होती तो आकाश पाताल जहां भी होती ढूंढ कर लाता और इस करतूत पर उसकी बोटी बोटी करके चील कौओं के सामने फेंक देता। बहरहाल विष्णुदत्त ऐसे पराक्रमी नहीं थे, इसलिए वह 2 कागजों के बीच कार्बन लगाकर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का लेखन करने लगे। वह नामजद प्राथमिक सूचना रिपोर्ट लिख रहे थे। उन्होंने अभियुक्तों के रूप में छैल बिहारी, परमू और भोला को नामांकित किया। थाने से लौटते लौटते अंधेरा होने लगा। सभी चुपचाप चल रहे थे, जैसे उनके साथ साथ मौन भी चल रहा हो। वे गांव में आ गए तब भी चुप थे, एकदम खामोश। लेकिन जैसे ही रास्ते में छैल बिहारी का घर पड़ा, राधेश्याम बड़ी तेज आवाज में चिल्लाने लगा, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा ही नहीं भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि यदि मैंने छैल बिहारी की माँ की इज्जत ना लूटी तो राधेश्याम मेरा नाम नहीं। इतना कहकर उसने चारों तरफ अभिमान से देखा, जिस प्रकार नौटंकी में कोई अभिनेता कड़क संवाद बोलकर वाहवाही के लिए दर्शकों पर निगाह डालता है। विष्णु और राधेश्याम घर आए तो विष्णु बहुत थके थे, राधेश्याम बहुत उद्वेलित। बहू ने जल्दी ही खाना परोस दिया। दोनों खाने लगे। बहू ने ससुर की थाली में रोटी डालते हुए कहा, हमारे चाचा के लड़का श्याम नारायण नेता हैं, वो किसी काम आ सकते हो तो बुला लिया जाए। राधेश्याम गरजा, चुप साली, अब नेतागिरी नहीं होगी, खून बहेगा। मैं कह रहा हूँ लाशें गिरेंगी, लाशें। इसके बाद वह खाना छोड़कर कूद फांद करने लगा। विष्णु और जानकी देवी उसे परेशानी और कोफ्त से देखने लगे। जब वह चौकड़ी भरता हुआ बाहर निकल गया तो विष्णु बहू से बोले। बहू घूंघट थोड़ा सा आगे खिसका कर सुनने लगी। ऐसा है दुल्हन, अभी रुक जाओ, बात दूर दूर तक फैले क्या फ़ायदा, कुछ रोज़ देखते हैं। सरोज हमें तब तक ना मिली तो नेता श्याम नारायण को बुलवाएंगे। श्याम नारायण नेता एक पार्टी की युवा शाखा के जुझारू सदस्य थे। अभाव और विपन्नता उनके व्यक्तित्व से टपकती रहती थी, किंतु 2 मामलों में वह शानदार थे। एक नारा लगाने में, पता नहीं कहाँ से उनके कृशकाय शरीर में बहुत जोर से बहुत देर तक गर्जना करने की शक्ति थी। उनके शानदार होने का दूसरा क्षेत्र था प्रेमातुरता। वह प्रायः किसी कन्या को देखकर रीझ जाते और प्रणय निवेदन कर बैठते थे। एक बार उनकी प्रेमातुरता कामातुरता में परिवर्तित हो गई थी। समक्ष खड़ी लड़की पर संकट के मेघ मंडराने लगे थे। वह तो ईश्वर उसका रक्षक था कि श्याम नारायण के पजामे के इजारबंद में उल्टी गांठ लग गई थी, जो उनके लाख प्रयत्न करने पर भी उस समय नहीं खुली थी। पर कामातुरता उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं थी। अमूमन वह रीझते भरते। सरोज पर भी कुछ बार रीझ चुके थे। जब जब वह अपनी भाभी के मायके में आई थी तब तब नेता उसे देखकर व्याकुल हुए थे। उनके द्वारा भांति भांति से प्रेम भाव को प्रकट किए जाने के बाद भी जब सरोज ने अनुकूल प्रतिक्रिया न दिखलाई तो उन्होंने एक दिन उसकी कलाई पकड़ ली थी। सरोज उनकी कलाई पर दांत काट कर अपनी कलाई छुड़ाने के बाद धमकाते हुए जाने लगी कि उनकी करतूत वह सभी को बता देगी। इस पर नेता श्याम नारायण ने पहले विनती की कि सरोज ऐसा कतई ना करे, पर सरोज को सहमत होता ना देखकर वह हंसने लगे। अरे मेरा तो तुमसे हंसी मजाक का रिश्ता है और तुमने मेरे मजाक को भी सच मान लिया क्या? श्याम नारायण को जब छैल बिहारी के साथ सरोज के भाग जाने की सूचना प्राप्त हुई तो उनके हृदय में 3 तरह के विचार उठे।
एक विचार हैरत का था कि अरे यह क्या हो गया। दूसरा विचार था विचारधारा का, जिसके अनुसार उन्होंने इस प्रकरण को रूढ़ियों के खिलाफ एक लड़की की बगावत माना और सोचा कि हर युवक युवती को अपनी पसंद से प्रेमी अथवा जीवन साथी चुनने का अधिकार है। और अंत में जाकर तीसरा विचार उठा। यह विचार अपेक्षाकृत अधिक तीव्र, मर्मांतक, असरकारी और संश्लिष्ट था। इसके उठने पर उन्होंने अपनी कलाई को सहलाया। यहीं पर दांत गड़ाए थे उसने। उन्हें लगा कि छैल बिहारी के साथ भागकर सरोज ने उनको अपमानित, आहत और दुखी किया है। वह दुखी हुए। सरोज ने यह क्या कर डाला। उसके जैसी सुंदर लड़की को किसी योग्य व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए था। उन्होंने विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि सरोज को छैल बिहारी से प्रेम नहीं करना चाहिए था। वस्तुतः यह प्रेम था ही नहीं। अर्ध सामंती, अर्ध पूंजीवाद समाज में जिस प्रकार मजदूर, किसान, शोषक शक्तियों के झांसे में आकर उन्हीं को अपना उद्धारक मान लेते हैं ना, उसी तरह सरोज छैल बिहारी को अपना मुक्तिदाता मानकर प्रेम कर बैठी। अतः उसका यह कृत्य प्रेम और सामंती मूल्यों को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि शोषित पीड़ित स्त्री की दिग्भ्रमित चेतना की त्रासदी का मामला है। उन्हें महसूस हुआ कि विपत्ति में निहत्ती फंसी सरोज चीत्कार कर रही है और संघर्ष का एक अन्य क्षेत्र उन्हें आहूत कर रहा है। उन्होंने झूला उठाया और विष्णुदत्त राधेश्याम से मिलने चल दिए। उनको सामने देखकर विष्णुदत्त चकित हुए। जब श्याम नारायण ने बताया कि उन्हें मुसीबत में फंसा सुनकर वह दौड़े चले आए हैं, तो विष्णुदत्त के मन में उनके लिए अत्यंत आदर का भाव पैदा हुआ। चटपट राधे की औरत से बोले, अरे अपने भैया के लिए कुछ चाय वाय बनाओ जल्दी। चाय पीने के बाद श्याम नारायण ने बिल्कुल विलंब नहीं किया। मुंह पहुंचते हुए कहा, तो बाबूजी आप और जीजा तैयार हो जाएं और चलें मेरे साथ। नेता श्याम नारायण विष्णु और राधेश्याम को लेकर जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने विष्णुदत्त की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक के नाम लिख रखा था। पुलिस अधीक्षक को दे दिया। उक्त प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया था कि माननीय महोदय, अपनी बेटी सरोज के अपहरण की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मैंने गत 15 जनवरी 1995 को थाना श्याम सराय में लिखाई थी। उसमें मैंने अभियुक्तों के नाम का भी उल्लेख किया था, छैल बिहारी, परमू और भोला। माननीय महोदय से निवेदन है कि पुलिस अभी तक अभियुक्तों को पकड़कर इस अभागे पिता को उसकी पुत्री वापस दिलाने में नाकाम रही है। हमें इस बात की भी आशंका है कि स्थानीय पुलिस जांच कार्य में शिथिलता बरत रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उचित कार्यवाही हेतु अविलंब आवश्यक दिशा निर्देश देकर इस परम दुखी पिता को न्याय दिलाने की कृपा करें। पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में ही थोड़ा फेरबदल करके नेता श्याम नारायण ने एक पत्र प्रदेश के गृह मंत्री के नाम और एक पत्र देश के गृह मंत्री के नाम भेज दिया। उन्होंने एक पत्र देश के लोकसभा अध्यक्ष के नाम भी प्रेषित किया। श्याम नारायण के इन क्रियाकलापों से विष्णु तथा राधेश्याम अभिभूत थे। उन्हें अपने इस रिश्तेदार पर गर्व हो रहा था। दोनों ने ही श्रद्धावनत होकर हाथ जोड़ लिए। धन्य हैं आप भैया श्याम नारायण, ईश्वर आपको दीर्घायु करें। दोनों ने ही पूछा, अब आगे क्या किया जाए? श्याम नारायण बोले, आगे यह किया जाए कि आप लोग अब घर लौट जाएं और मुझे अपने तरीके से खोजबीन करने दें। हमारे हाथ पुलिस से भी ज्यादा लंबे हैं, आप सब फिक्र ना करें। हाँ, कुछ रुपए हों तो देते जाइएगा, क्योंकि दौड़ भाग में खर्चा तो होगा ही। पिता पुत्र के जाने और जेब में कुछ धन आ जाने के बाद नेता श्याम नारायण में एक भारतीय जेम्स बॉन्ड का अभ्युदय होने लगा। उन्होंने एक पैकेट सिगरेट खरीदी, एक सिगरेट जलाकर कश लिया। कहाँ से शुरू की जाए तफ्तीश? उनकी उंगलियां दूसरे हाथ की कलाई पर चली गईं और अचानक उनके सामने सरोज का चेहरा जगमगा उठा। वह कल्पना लोक में देखने लगे कि सरोज आंसुओं में डूबी हुई सिसक रही है। मुझे हर हाल में ठोस कुछ करना ही पड़ेगा, उन्होंने सोचा और सिगरेट चप्पल से कुचल कर आगे बढ़ गए। इस वक्त उनके अंदर फुर्तीला जेम्स बॉन्ड, भावुक विरही जोशीला कॉमरेड एक साथ सक्रिय हो चुके थे। उनके कंधे से लटका हुआ झोला एक दृष्टि से देखने पर लगता था कि वह कोई सिद्धहस्त अय्यार या जासूस हैं जिसके इस पोटले में अनेक हैरत अंगेज चीजें भरी हुई हैं, तो दूसरी दृष्टि से देखने पर लगता था कि वह आदिकाल के कोई योद्धा हैं जिसके झोले में जानलेवा आयुध भरे हुए हों। तीसरी दृष्टि से देखने पर लगता था कि वह संत विनोबा भावे अथवा जयप्रकाश जी की परंपरा के सर्वोदयी हैं
जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भूमि माफिया भूदान कर देंगे और डकैत आत्मसमर्पण। चप्पल फटकारते चले जा रहे थे श्याम नारायण, जो इस समय शरीर से दुबले पर भावनाओं से बली थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि सरोज कांड की एक एक बात, राई रत्ती छोटी बड़ी सारी चीजें ज्ञात करके ही रहेंगे। नेता श्याम नारायण ने भाग दौड़ के बाद पाया कि सरोज के गायब होने को लेकर कई तरह की कहानियां थीं जो परस्पर एक दूसरे से जुदा थीं और कुछ मायनों में आपस में समानता भी रखती थीं। गांव से सरोज, छैल बिहारी, परमू, भोला सफेद रंग की कार से भागे थे। यह कार किसकी थी इसके बारे में उसे कोई एक पहुंचे हुए रईस को ही बताता था, तो कोई कहता था कि एक बहुत बड़े ठेकेदार ने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। यह भी चर्चा थी कि कार हीरों के एक व्यापारी का लड़का चलाता था, जिसे भोला ने धमकाकर छीन ली थी। कहीं कहीं सुनाई देता था कि वह कार किसी अन्य की नहीं, स्वयं परमू की है, जिसे उसने अफीम की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदा था और शहर में ही चलाता था। वैसे कुछ अनुमान यह भी था कि कार गोरखनाथ की है। परमू और भोला उनसे मांग कर लाए थे। बहरहाल कार से जब सरोज सहित चारों लोग जा रहे थे तो कार बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। उसकी स्पीड के बारे में 80 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक के अनुमान लगाए जा रहे थे। बीच में कार दुर्गापुर कस्बे में रुकी थी, जहां उन लोगों ने कोका कोला पिया था। लेकिन एक हिस्से को ऐतराज था कि कोका कोला पीने की बात सच नहीं है। जनवरी महीने में वह भी रात को वे कोका कोला क्यों पीने लगेंगे? दरअसल वे चाय पी रहे होंगे। इस पर कोका कोला वालों का कहना था कि देखने वालों की आंखें अंधी नहीं थी कि चाय के गिलास या कुल्हड़ को कोका कोला की बोतल समझ लें। इस वाद विवाद में एक तीसरी धारणा सामने आई, जिस पर कमोबेश सभी ने विश्वास किया। इसके अनुसार वे न चाय पी रहे थे न कोका कोला, वे कोका कोला की बोतल में शराब पी रहे थे। किसी ने पुष्टि करते हुए बताया कि उसे पता है कि दुकान पर सरोज की आंखें लाल थीं और वह झूम रही थी। इसकी भी कार्य प्रस्तुत की गई कि आंखें लाल होने का कारण सरोज का रोना भी हो सकता है। रही बात झूमने की, तो कौन सी ऐसी शराब थी कि चखते ही झुमाने लगी थी? उपरोक्त बिंदु तक जानकारों की सूचनाओं में मामूली भिन्नताएं थीं, किंतु मोटे तौर पर सादृश्य भी था। जैसे कि कार किसकी थी, कार किस स्पीड में चल रही थी, या दुकान पर बेचारों क्या पी रहे थे, इन मुद्दों पर तीव्र मतभेद थे। लेकिन वे कार से गए, कार बहुत तेज दौड़ रही थी और बीच में दुर्गापुर कस्बे की दुकान पर रुककर उन लोगों ने कुछ पिया। इन बातों पर जानकारों के बीच पूरी सहमति थी। मुश्किल यह आ पड़ी कि दुर्गापुर कस्बे की दुकान के बाद क्या क्या हुआ, इसको लेकर एकदम से अलग अलग किस्से सामने आने लगे। इन किस्सों में सरोज के घर से भागने और कोका कोला की बोतल से कुछ पीकर चल देने के बाद की राम कहानी भिन्न भिन्न तरीके से बयान की गई। घटनाएं, वातावरण, कथोपकथन, मनोरथ और परिणतियों तक में अंतर था। अब चूंकि उक्त समस्त स्वरूपों को स्वतंत्र ढंग से प्रस्तुत करने का स्थान और अवसर नहीं है, अतः उन सभी का अवलोकन करके उनके अविश्वसनीय अंशों को पहले ही अलग अलग किया गया। फिर सभी विश्वसनीय अंगों को और विश्वसनीय से लगने वाले अंशों को आपस में सुसंगत करके यथा योग्य जोड़ दिया गया। फलस्वरूप एक अधिक प्रामाणिक वृत्तांत सामने आया, जो इस प्रकार था। कार जब गोरखनाथ के आलीशान महल के सामने रुकी तो रात के 9 बज रहे थे। वैसे इस समय वहां चहल पहल रहती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उस दिन सन्नाटा था, क्योंकि गोरखनाथ शराब किंग माताराम जायसवाल के घर रात्रि भोज पर गए हुए थे। शायद इसलिए कि मार्च का महीना आने वाला था और किंग को खतरा था कि अब की बार कहीं उसके हाथ से ठेके ना निकल जाएं। सन्नाटा देखकर वे चारों उतरे और भीतर पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर एक कमरे में पहुंचकर ही उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। परमू और भोला खाने पीने के इंतजाम के लिए बाहर निकल पड़े। उनके जाते ही छैल बिहारी सरोज पर लुढ़क कर कहने लगा, हाय मेरी प्राण प्यारी, अब तो न तड़पाओ। सरोज ने उसे ठेल कर आराम से बिठाया और खुद खड़ी हो गई। देखो छैल बिहारी, जब तक मैं तुम्हारी सुहागन नहीं बन जाती मुझे छूना भी मत, नहीं तो जान दे दूंगी, अम्मा की कसम। अम्मा की कसम खाते ही उसे अम्मा की याद आ गई। वह सुबकने लगी। छैल बिहारी भुनभुनाता हुआ बाहर निकलकर नीचे आ गया। नीचे आकर देखा कि अध्यक्ष जी आ गए हैं और भोला परमू को डांट रहे हैं। वह वहीं छिपकर डांट वार्ता सुनने लगा। अध्यक्ष जी बोले, अरे हरामियों, मेरे घर लेकर आने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कुछ अन्य फूहड़ किस्म की गालियां भी दी और अंत में कहा, ऐसा करो महंत जी के यहाँ चले जाओ,
मैं फ़ोन कर देता हूँ। दोनों जाने के लिए मुड़े कि अध्यक्ष जी फिर बोले, अरे हाँ, लौंडिया की उम्र कितनी है? 16 साल, प्रमु ने जवाब दिया। 16 साल की दुम मरोगे ससुरो, अबे बालिग तो हो जाने दिया होता। अच्छा, कल मेरे साथ कचहरी चलना, मैं एक फर्जी बालिग प्रमाण पत्र बनवा दूंगा, बाद में कोई लफड़ा होने पर काम देगा। छैल बिहारी उल्टे पांव लौट गया और कमरे के बाहर खड़ा हो गया। आज की कहानी में बस इतना ही। शेष आगे क्या हुआ जानने के लिए इसका अगला भाग सुनना ना भूलें।